अपन का बचा था ऐसे 720 बस, राइट। बाकी सारे स्टैंडर्ड्स हो गए अपने। 705 ही बचे। नहीं, कहाँ बचे। ठीक है। 705 बचे अपना, और 720 बचा है। 720 अभी एक बार कर लेते हैं अपन, फिर 705 भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। इसी के बाद तो 720 क्या है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओआई। ओआई बोले तो अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, तो अदर इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज अदर इंफॉर्मेशन? अदर इंफॉर्मेशन क्या हुई? देखो यहाँ पे इतनी सारी चीजें दी हुई है। अपने जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो किस में अटैच होके जाती है? शेयर होल्डर्स के पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके अंदर होते हैं? एनुअल रिपोर्ट, राइट। एनुअल रिपोर्ट जाती है शेयर होल्डर्स को। तो जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें क्या क्या और चीजें रहती है, कोई आइडिया है? एनुअल रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें रहती है? हाँ, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है। बीओडी रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और 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 क्या क्या रहता है एनुअल रिपोर्ट में? एलओडीआर अपन ने किया नहीं है, वरना एलओडीआर में ही पूरा समझ में आ जाता है और क्या क्या चीजें का अपन को लिस्टेड कंपनी के केस में कंप्लायंसेस और देखने पड़ते हैं। तो एलओडीआर में और सारी चीजें रेगुलेशंस होती है कि भाई एक माडा रिपोर्ट होती है, सीएसआर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुमने किया है साल भर में, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर, तो उसकी रिपोर्ट एक जानी जरूरी है बोर्ड ऑफ एनुअल रिपोर्ट में। और वेबसाइट ऑफ द कंपनी में भी होना जरूरी होता है उसको। सिमिलरली विजिल मैकेनिज्म की अगर तुम्हारी कमेटी है, या विजिल मैकेनिज्म की अलग से ऑडिट कमेटी पे, ठीक है, तो उसका भी जाएगी कि कौन कमेटी है, कौन मेंबर है, ये सब। और भी बहुत सारी चीजें, चेयरमैन रिपोर्ट, माडा। तो ये सब क्या है? अदर इंफॉर्मेशन है। देखो एक बार, जैसे ये देखो चेयरमैन है, एल एन टी के एम नायक ग्रुप चेयरमैन। ये पूरा पूरा अपने चेयरमैन रिपोर्ट में अपनी सारी चीजें बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना हो रहा है हमारे, कितना ट्रेनिंग टैलेंट मैनेजमेंट में हमारा, क्या फ्यूचर आउटलुक है कंपनी को लेके, राइट। फिर इसके अलावा प्लान क्या है हमारा, परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे किया है, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, ड्राइविंग ग्रोथ, कैसे कैसे हम ग्रोथ अचीव कर रहे हैं, ये उनकी रिपोर्ट है खुद की। देन फैम सीईओ और एमडी की रिपोर्ट है ये। अब कंटेंट देखो, एनुअल रिपोर्ट की कंटेंट में कंपनी की इंफॉर्मेशन दी रहेगी, चेयरमैन एंड बोर्ड बीओडी की रिपोर्ट, लीडरशिप टीम, चेयरमैन कौन है, बीओडी डायरेक्टर्स में कौन कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन आते हैं, एल एन टी नेशन वाइड नेटवर्क एंड ग्लोबल प्रेजेंस कैसा कैसा है, एसएफएस दिया रहेगा, फिर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर देखो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माडा, इसी को बोल रहा था मैं, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, इसको अपन शॉर्ट में माडा ही बोलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एनुअल रिपोर्ट का। मेजर चंक यही होता है एनुअल रिपोर्ट का, क्या? माडा क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट डिस्कस करती है अपने साथ मतलब रीडर्स ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके साथ डिस्कस करती है और उनको बताती है कि भैया हमारा क्या एनालिसिस है, क्या फ्यूचर में क्या क्या रिस्क है, क्या आउटलुक है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है। पूरा स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ग्रोथ, आगे क्या अपॉर्चुनिटी है, रिस्क क्या क्या है आगे कोविड के कारण या इसके कारण पिछले क्या क्या हो गया। तो ये पूरा यहाँ पे डिस्कशन मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई रहेगी। अगेन अदर इंफॉर्मेशन में मतलब जो जो इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन हो गई, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी दी रहेगी कि एक एक सेगमेंट वाइज। अगर अपन इसकी माडा देखे, इसका अगर अपन एलएनटी की माडा रिपोर्ट अगर देखना चाहे, इंडेक्स कहा है इसमें। इसमें देखो ये जो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, जो मैं माडा बोल रहा था, उसमें देखो ये लोग पूरा एनालिसिस करते, पूरा डिस्कशन करते हैं अपने साथ कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चीज हो रही है, हमारा बिजनेस मॉडल कैसा है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है। देखो यहाँ पे चालू है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। अब ये कब तक चालू रहेगा तुम लोग देखना। यहाँ पे देखो इंडियन इकोनॉमी के बारे में पहले तो, ओ सॉरी, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में पहले तो डिस्कशन हुआ है, राइट। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कैसा है, कोविड के कारण क्या हुआ, पूरा हमारा 5 ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, लक्ष्य, ये सब क्या क्या ये लोग का डिस्कशन हुआ है पूरा। देन उसके बाद यहाँ पे पूरा A to Z एनालिसिस किया है उन्होंने। फिर रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कैसे करने वाले, रिस्क को मिटिगेट कैसे करने वाले,
सब सब मिलेगा तुमको यहाँ पे डिस्कशन A to Z। तो ये सब क्या नहीं लगता तुमको अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली सीएसआर का पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा तुमको सीएसआर रिपोर्ट में कि एलएनटी का मेरे को जितना याद है हम लोग जब करते थे 4 डिवीजन में था सीएसआर का, हॉस्पिटल और एजुकेशन, एक रिवर और जो एफ्लुएंस है उसका वेस्टेज ट्रीटमेंट के लिए एक वो था, और सिमिलरली एक और। तो ये पूरा क्या है तुम्हारा सीएसआर, सीएसआर एक्टिविटीज उसकी रिपोर्ट एक बनेगी पूरी कि हमने ये डिवीजन में कौन कौन से स्टेट में कितना 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 का खर्चा किया, क्या क्या बनाया, क्या ये, और उसका तुमको पूरा का पूरा टोटल मिलेगा। तो क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है विद रिस्पेक्ट टू अदर इंफॉर्मेशन, ये डिस्कशन होगा अपना कहाँ पे, ऐसे 720 में। तो ऐसे 720 में अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, अब तुमको क्या लगता है ये इतनी सारी अदर इंफॉर्मेशन है, क्या अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है एज एन ऑडिटर? क्या यहाँ पे जो भी फिगर दिया है, और अगर मान लो सेम टू सेम फिगर, मान लो एग्जांपल सीएसआर रिपोर्ट की फिगर दी हुई है, सीएसआर रिपोर्ट का टोटल सीएसआर एक्सपेंस क्या अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आएगा? बताओ क्या अगर आएगा कि नहीं आएगा, सीएसआर एक्सपेंस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा ना। तो तुम्हारी एज ए ऑडिटर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? लॉजिकली है, लॉजिकल है, सीएसआर रिपोर्ट में जितना खर्चा दिख रहा है और जितना खर्चा मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है, क्या तुमको उसको टैली नहीं करना चाहिए? क्या उसमें मैच नहीं करना चाहिए तुमको, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें? तो ये सबसे पहला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर ऐसे 720 में कि अपन को अदर इंफॉर्मेशन को चेक करना है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर सेम इंफॉर्मेशन दिख रही है तो अदर इंफॉर्मेशन को मैच करो विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मतलब अदर इंफॉर्मेशन में मान लो सीएसआर एक्सपेंस दिख रहा है 5.5 बिलियन और यहाँ पे दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5.3 बिलियन, इसका मतलब क्या है, ये इनकंसिस्टेंसी है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड हो सकता है। तो ये अपनी एज एन ऑडिटर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। सिमिलरली हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं हो लेकिन लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में हो, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी ना। अब एग्जांपल ले लूं मैं, अगर सीएसआर एक्सपेंस का ये तो टोटल हो गया टोटल, लेकिन ये टोटल कहाँ होगा, इसकी वर्किंग देगी मैनेजमेंट तुमको, प्रॉपर एक फाइल देगी जिसमें से इतना 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 कहाँ का पूरा खर्चा हुआ, 5-6 पेज की रिपोर्ट रहती पूरी, एक एक लाइन में बहुत सारी जगह खर्चा हुआ रहता है। तो ये जो रिपोर्ट है, मान लो यहाँ जो एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट सीएसआर रिपोर्ट तुम्हारी दिख रही होगी, वहां पे तुमको एक एक लाइन वाइज खर्चा पूरा मिल जाएगा। और इसी का सेम तुमको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे नॉलेज में तो रहेगा, नॉलेज, ऑडिटर्स नॉलेज रिगार्डिंग अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स नॉलेज AQA ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट, इसको अपन क्या बोलेंगे, AQA, ऑडिटर्स नॉलेज। तुम्हारे नॉलेज में जो जो चीजें हैं उसको भी तो एक बार देखना कि इसमें तो कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं है ना, कहीं इन दोनों के बीच में तो कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। और अगर हाँ है तो क्या तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग सुधारने की जरूरत है? अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग मतलब ये तुम्हारा जो नॉलेज है, ऑडिटर्स नॉलेज, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, एक के हुए ऑडिटर्स नॉलेज सुधारने की जरूरत है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी है, या तुमको लग रहा है कि ओआई में गड़बड़ी है, तुमको लग रहा है कि ओआई में गड़बड़ी, तो अकॉर्डिंगली स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा ऐसे 450 किया हुआ है, ऐसे 450 का नॉलेज यहाँ पे लगेगा तुमको लॉजिकली, ये पूरा ऐसे में कुछ नया चीज करना ही नहीं अपने को ऑलरेडी मैंने बता दिया यही है। एमआई देखना है अपन को, एमआई मतलब मटेरियल इनकंसिस्टेंसी देखना बिटवीन ओआई एंड एफएस एंड बिटवीन ओआई एंड एकेओए, अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट, ये दोनों के बीच में कोई एमआई तो नहीं है ना। अगर एमआई है तो एमएमएस क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ पे है, एफएस में है, एकेओए में हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई गलती है, या फिर ओआई में गलती है, अकॉर्डिंगली अपन को देन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। यही है पूरा ऐसे रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट। अदर इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी ऐसे 700 में कौन से नंबर पे आता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन करके एक हेडिंग अलग से किसके बाद आता है, सबसे पहले, सबसे पहले क्या आता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बताओ भाई रिया। सबसे पहले क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट किया टाइटल, कि हमारी ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है, राइट। फिर एड्रेसी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, फिर ओपिनियन पैरा, तीसरा चौथा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, पांचवा गोइंग कंसर्न, छठवा की ऑडिट मैटर पैरा, सातवां अदर इंफॉर्मेशन। तो ये जो अदर इंफॉर्मेशन है इसमें कैसी रिपोर्टिंग होनी है,
ऑडिटर्स रिपोर्ट में जो ओआई अदर इन्फॉर्मेशन का जो दिया है तुमको, वहां पे तुमको इसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करनी पड़ेगी ना। तो ये रिपोर्टिंग वाली एक चीज पढ़ेंगे अपन। ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती है, ये अपन को पढ़ना है ऐसे 720 में। मोटा माटी मैंने ढांचा तो बता ही दिया। ओआई विथ एफएस, अपन को ओआई और एफएस के बीच में देखने कोई एमआई तो नहीं है, और ओआई और एकेओआई के बीच में, ओआई और एकेओए के बीच में देखना है अपन को कोई एमआई तो नहीं है ना। एमआई अगर है तो एमएमएस किस में, एफएस में, एकेओए हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई गलत है, या फिर ओआई में कोई एमएमएस, राइट। एंड देन अकॉर्डिंगली 450 में अपन क्या स्टेप्स लेते हैं, अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड रहते हैं तो क्या करते हैं अपन 450। ऐसे 450 का नाम क्या था ये तो बताओ। इमिडा, 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 शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, इमिडा। ऐसे 450 इमिडा, इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, इमिडा। उसमें अगर तुमको भाई अगर मिसस्टेटमेंट मिलता है तो क्या करोगे, लॉजिकली बताओ ना, क्या करोगे मिसस्टेटमेंट है तो। हाँ, रिपोर्ट, ऑडिटर्स ओपिनियन। हाँ, चेक करेंगे मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या परवेजिव है या दोनों है कि सिर्फ क्या। तो तो सीधा तुम मॉडिफाई कर दोगे बोल रहे हो। मॉडिफाई करने के पहले कुछ करोगे कि नहीं करोगे। हाँ, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे बोल रहे हो। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, तुमको मिसस्टेटमेंट मिल गया, तो मिसस्टेटमेंट मिलने के बाद भी भाई ऑडिटर रिपोर्ट जब रिपोर्ट करता है तो एक ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट एक बार डिस्कशन होती है मैनेजमेंट के साथ, हमेशा पहले ही बताया मैंने। ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है उसमें मैनेजमेंट को बताओगे कि नहीं बताओगे कि भैया ये मिसस्टेटमेंट है, तुम करेक्ट करोगे कि नहीं करोगे। मैनेजमेंट बोल सकती है दो चीज, क्या, या तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगी करेक्शन या फिर मैनेजमेंट रिफ्यूज करेगी करेक्शन। एक्सेप्ट कर ली तो अपन को क्या करना है, चेक करना है कि जो करेक्शन की है मैनेजमेंट ने वो करेक्शन हो गया है कि नहीं। और अगर रिफ्यूज करती है मैनेजमेंट तो रिफ्यूज करने का रीजन दिखेंगे मैनेजमेंट से। अगर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल का जो रीजन है, मैनेजमेंट बोल रही कि ये जो मिसस्टेटमेंट मटेरियल ही नहीं है, ये मिसस्टेटमेंट हमारे हिसाब से मटेरियल ही नहीं है, तो फिर ठीक है, अपन देखेंगे कि भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट बोल रही है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखे कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल नहीं है, इसलिए हम उसको करेक्ट नहीं कर रहे। या फिर अगर हमको लग रहा है कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, स्टिल मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही है, तो अपन क्या करेंगे, पापा को बताते हैं। उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट नहीं सुनती तो किसके पास जाओगे, बीओडी ऑडिट कमेटी, टीसीडब्ल्यूजी के पास। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल सी इन योर ऑडिट ओपिनियन पैरा। यही तो है पूरा ढांचा। और अगर तुमको विड्रॉ करने का सिचुएशन आता है तो विड्रॉ करना पड़ता है लास्ट में। ये मोटा मोटी यही होता है, चार चीजें। तो यहाँ पे भी अपन को यही सब देखना है, लॉजिकल वही सारी चीजें लॉजिक वाइज आएगी। देखो तो देखो सबसे पहले क्या दिया ऐसे 720 के स्कोप में, स्कोप में क्या दिया है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ओआई, चाहे वो फाइनेंशियल हो या अदर इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल हो। अदर इन्फॉर्मेशन या तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि एग्जांपल क्या, सीएसआर एक्सपेंस, यस और नो। और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेट्स से एग्जांपल तुम्हारा रिलायंस जियो का, रिलायंस जियो में तुम्हारा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख रहे हो तुम, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हो गए हैं, ये तुमको उनकी वेबसाइट में या एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा, एज ऑन डेट डेट इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है, एक्टिव सब्सक्राइबर रिलायंस जियो के। ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, रिलेटिंग टू हमारे एंटिटी के एनुअल रिपोर्ट में जो जो ऐसी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, उससे रिगार्डिंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑडिटर का जो ओपिनियन है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन। क्या हम अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन देने वाले, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, हमको एक्सप्रेशन देना है क्या अदर इन्फॉर्मेशन में, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है आपको, कोई व्यू एक्सप्रेस नहीं करना है। क्लियर है क्या, हम किस पे एक्सप्रेस करते हैं हमारा व्यू, क्या हम इंटरनल कंट्रोल्स पे व्यू एक्सप्रेस करते हैं हमारे, नहीं उसमें भी नहीं करते, हम तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट। अपन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते ओपिनियन, ना कि इंटरनल कंट्रोल में तब नहीं करते, तो यहाँ पे क्यों करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि हम ओआई पे अपना ओपिनियन दें, हमारा यहाँ पे फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैंने बताया था, ओआई और एफएस एंड ओआई और एकेओए
कि दोनों के बीच में कोई एमआई तो नहीं है, अगर एमआई है तो एमएमएस किस में है देखना ये सब, और रिस्पॉन्ड करना अकॉर्डिंगली। तो ऑडिटर का ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन को कवर नहीं करेगा, nor does this essay requires the auditor to obtain evidence beyond what is required to form an opinion on the financial statement। जितना तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन बनाने की जरूरत है उतना ही एविडेंस लो, अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड तुमको ऐसा कोई चेकिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी रिक्वायर नहीं करता है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 720 भी नहीं बोलता तुमको कि अदर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली चेक करके एविडेंस वगैरह सब चीज लो। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देन? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द ओआई इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो कुछ कई सारे ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि तुमको हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल जाए, ऑडिट रिपोर्ट डेट के पहले, या फिर ऑडिट रिपोर्ट के डेट तक ना मिले। जैसे कि अपन ने देख रहे थे सीईओ रिपोर्ट, सीईओ चेयरमैन रिपोर्ट देख रहे थे शुरू में, तो चेयरमैन रिपोर्ट मान लो चेयरमैन इज नॉट इल लाइक नॉट वेल फॉर लास्ट 1 to 2 मंथ। अब ये जो एएम नायक जो है चेयरमैन, ये वाला जो मैं दिखा रहा था चेयरमैन एएम नायक, ये तुमको पता है इनका? मैं बताता हूँ तुमको, हम लोग जब थे तो इनकी बहुत स्टोरी है। ये कितने साल के लग रहे तुमको? हाँ 50-60 लग रहे। तो ये इनकी एज अराउंड है 80, 75-80 की अराउंड एज है इनकी। और ये कब से काम कर रहे हैं? अपने जीवन का पूरा 70% लाइफ इन्होंने एलएनटी को दिया है। 18 साल के थे तब शायद, या 18-19 साल के बाद से एलएनटी को ज्वाइन किए थे, तब से लेके अभी तक चेयरमैन की पोजीशन में भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। पिछले साल उन्होंने एग्जीक्यूटिव पोजीशन छोड़ के फिर नॉन एग्जीक्यूटिव, अभी भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। अभी भी एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है एजीएम, तो यही एड्रेस करते हैं। एमडी अभी मेन काम पूरा संभाल रहे हैं ये, और इनसे मिलोगे तो तुमको लगेगा भी नहीं ये एमडी सीईओ मतलब एकदम। लेकिन इनकी जो इंग्लिश है, मतलब कुल मिला के बता रहा हूँ, जो मान लो समझ लो ये है चेयरमैन, चेयरमैन की रिपोर्ट है। अब इनका तो रहता है घूमना फिरना आना जाना, और लेट से ये नहीं है प्रेजेंट, या फिर लेट से ही इज इल और समथिंग इज नॉट वेल, और उनको थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ग्रुप चेयरमैन रिपोर्ट जो है, ये ग्रुप चेयरमैन है पूरा एलएनटी ग्रुप के चेयरमैन। एलएनटी ग्रुप में कितने सब्सिडरी कितने एसोसिएट मैंने बताया था तुमको, 106 कुछ सब्सिडरी है, 120 कुछ एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है कितने सारे, कितनी ब्रांचेस है, किनके बिजनेस तुम देखोगे जैसे, तो इनकी बिजनेस में तुमको बता रहा था माडा, माडा अपन देख रहे थे, तो माडा में देखो तुमको कितने बिजनेस, अच्छा माडा छोड़ो यहीं पे दिख जाएंगे शायद, कितनी सारी बिजनेस देखो, यहाँ पे देखो ये सारे इनके अलग अलग बिजनेस है, डिवीजन है, मतलब एक एक डिवीजन तुम देखोगे तो करोड़ों के वर्थ है। बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में इनका ये पूरा बिजनेस आता है। देन वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट में पूरा अलग बिजनेस है। मतलब ये पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं ना सर्विसेज, गवर्नमेंट कंपनी टाइप की कंपनी समझ लो एक प्रकार से, क्योंकि ये पूरे गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट को एक प्रकार से अपनी सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवाना है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जितनी लाइन है। इनफैक्ट ये जो रायपुर है, न्यू रायपुर का मेजर कंस्ट्रक्शन कौन किया? एलएनटी। हैवी सिविल स्ट्रक्चर में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन, हैदराबाद मेट्रो अभी 60 साल के लिए एलएनटी के पास है, 60 साल के लिए लीज पे लिया हुआ है उन्होंने। हैदराबाद की जितनी मेट्रो बनी है 10 साल हो गए, 50 साल और उनके पास रहेगा अभी, जितना रेवेन्यू उनका होगा उसके बाद गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगा। पूरा मेट्रो उन्होंने बनाया, पूरी मेट्रो उन्होंने बनाई, जितनी रेलवे लाइन्स होती है ये सब, हाइड्रल टनल्स, न्यूक्लियर, डिफेंस, पोर्ट्स, लेबर, ये सब दिख रहा है इनका कितना अलग अलग, एक एक डिवीजन के अंदर एक एक बड़े बड़े बिजनेस है, मेट्रो से लेके कोई भी लोगे तो। देन मिनरल्स एंड मेटल्स, एनर्जी पावर में एनर्जी से रिलेटेड जितने तुमको ट्रांसमिशन लाइन दिखती है ये सब, हाइड्रोकार्बन एक खुद में बहुत इतना बड़ा डिफरेंस है। ऑफशोर एंड ऑनशोर, ये इसमें डिफरेंस पता है? ऑफशोर डिवीजन और ऑनशोर। ऑफशोर क्या होता है? ऑनशोर सुने होंगे, जितनी ये जो रिलायंस, आरआईएल वगैरह जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनीज होती है, ये ऑनशोर भी होती है ऑफशोर भी होती है। ऑनशोर मतलब तुम्हारा लैंड से जो निकालते हैं एक्सट्रैक्शन, ऑफशोर मतलब सी से जाके अंदर में सी बेड्स में जाके जो निकालते हैं। तो इसमें बहुत अलग से डिवीजन है। वेन एनर्जी, ग्रीन, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड इंडस्ट्री, मशीनरी, हैवी इंजीनियरिंग, एक एक के अंदर इतना बड़ा बड़ा डिवीजन है। तो मैं यही बता रहा था कि मान लो इसमें तुमको क्या मिलेगा, जैसे हो सकता है इससे रिलेटेड काफी कुछ इंफॉर्मेशन ना आ पाए ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक, और ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद कुछ इंफॉर्मेशन आए, राइट? चेयरमैन रिपोर्ट हो या माडा के रिलेटेड कोई डिवीजन की रिपोर्ट हो, ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट के डेट के पहले तक ना आए और ऑडिट रिपोर्ट के डेट के थोड़े दिन बाद आए। मैनेजमेंट बोल रही है कि एक बार तुम उनकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करो, हम यानी अप्रूव इन द सेंस ऑडिट वगैरह करके दो, एंड देन अकॉर्डिंगली विल देन प्रिपेयर अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल, ऐसा भी हो सकता है। तो
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाई होती सारी ओआई पे, चाहे वो प्रायर टू रिसीव हो या आफ्टर द डेट ऑफ ऑल्टर रिपोर्ट। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कैसे, इसकी बात अपन को अलग से देखनी पड़ती है। लिस्टेड एंटिटी के केस में अलग हो जाता है थोड़ा सा केस, और अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखना है कि अप्लाई हर जगह होती है, चाहे अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर रिसीव हो जाए या आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी अपन को रिसीव करना है, तो भी वो एक ही बात। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस ऐसे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन अदर इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी तो बताया ना, क्या हम अश्योरेंस एंगेजमेंट दे रहे हैं क्या ओआई पे, इन द सेंस क्या हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू बोल रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ एमआई देखने आए हैं। एमआई देखेंगे बिटवीन ओआई एंड एफएस एंड बिटवीन ओआई एंड एकेओए। हमारी ऐसे कोई अश्योरेंस लेने की ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लियर? ये स्कोप में समझ में आ रहा होगा 720 का स्कोप क्या है, एक बेसिक बैकग्राउंड कि करना क्या है 720 में। अपन को एमआई पे ज्यादा फोकस करना है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंसी है तो देखो एमएमएस कहाँ पे है, एमएमएस एफएस में है, एकेओए में है, एकेओए में है अगर एमएमएस, तो हमको अपनी अंडरस्टैंडिंग सुधारनी पड़ेगी। अगर एफएस में एमएमएस तो एफएस के लिए रिगार्डिंग अपन को मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, ओआई में तो भी मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा। मैनेजमेंट मान रही तो ठीक है, नहीं है मान रही तो टीसीडब्ल्यूजी, नहीं तो ऑडिटर ओपिनियन पर हमें देखेगा, नहीं तो विड्रॉ करेगा क्या, ये सब अपन को देखना है। अपन को कोई एश्योरेंस यहाँ पे नहीं देनी, ओआई पे कोई एश्योरेंस अपनी नहीं रहेगी। क्लियर है? 720 ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव क्लियर, ऑब्जेक्टिव सिंपल, यही है अपना स्टैंडर्ड, पूरा करना कुछ नहीं है। अपन को एमआई ढूंढना बिटवीन ओआई एंड एफएस एंड बिटवीन ओआई एंड एकेओए। अगर एमआई मिलता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है अप्रोप्रिएटली एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग करनी है फिर, बस इतना ही है स्टैंडर्ड। एनुअल रिपोर्ट की डेफिनेशन, एनुअल रिपोर्ट तो तुमको पता ही होगा, एक बार एनुअल रिपोर्ट की डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एनुअल रिपोर्ट मतलब एक डॉक्यूमेंट है या कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रिपेयर टिपिकली ऑन एनुअल बेसिस। ऑफ कोर्स एनुअल रिपोर्ट है तो कब है प्रिपेयर होगा, एनुअली। बाय हुम? बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, रेगुलेशन और कस्टम, the purpose of which is to provide owners with the information on the entity's operation। जितनी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी तुम रख सकते हो एनुअल रिपोर्ट में उतना बेटर, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट विद द शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग हाउ द एंटिटी इज ऑपरेटिंग, एंटिटीज ऑपरेशन इज इफेक्टिव और एफिशिएंट और नॉट, एंटिटी के फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट, कुल मिला के मैं बोलूँ तो ये क्या है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनुअल रिपोर्ट कंटेन्स और अकम्पनीज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर मैं वही बोल रहा हूँ कि एनुअल रिपोर्ट में एफएस भी आएगा तुम्हारा। क्या क्या आते हैं, एफएस आता है, बीओडी रिपोर्ट आती है, माडा आता है, राइट, सीएसआर रिपोर्ट आती है, और जितनी रिपोर्ट तुम सोच सकते हो, ऑडिट कमिटी रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव कमिटीज रिपोर्ट, तो बहुत सारे तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी एंटिटीज डेवलपमेंट, फ्यूचर आउटलुक, ये सब जो क्या है फ्यूचर आउटलुक वगैरह कहाँ पे है, माडा में है। रिस्क एंड अनसर्टिनिटी, ये सब तुमको कहाँ मिलेगा, माडा में देखने मिल जाएगा। ये मेरा एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। क्लियर? तो इस ऐसे की रिक्वायरमेंट देखो क्या बोलता है, अपन को अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है। ओआई अपन को मैनेजमेंट से मांगनी है कि भैया मैनेजमेंट जितनी जितनी ओआई तुमने अभी तक प्रिपेयर किया मंगो, डिटरमाइन करो थ्रू डिस्कशन विथ मैनेजमेंट which documents comprises the annual report and the entity's planned manner and timing of the issuance of such document। मतलब सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है कि एनुअल रिपोर्ट में क्या कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे। सीएसआर रिपोर्ट मांगना है कि अपने को, क्या हमको माडा के बारे में मांगना है, क्या हमको चेयरमैन रिपोर्ट के बारे में मांगना है, क्या एमडी के रिपोर्ट के बारे में मांगना है, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें। डिस्कशन विद मैनेजमेंट इंक्लूड करो विच डॉक्यूमेंट्स कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट एंड द एंटिटीज प्लान मैनर एंड टाइमिंग ऑफ द इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। मतलब एंटिटी तुमको बताएगी कि एनुअल रिपोर्ट में हमारी ये सारे अलग अलग इतने सारे डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट कब कब हम प्लान कर रहे हैं इसको इशू करने का, प्लानिंग टू इशू सच डॉक्यूमेंट। उसके बाद प्रॉपर्ली मैनेजमेंट से बातचीत करके उनसे टाइमली मैनर में ऑब्टेन कर लो। टाइमली मैनर बोले तो मैंने वही बताया था, क्या टाइमली मैनर यानी कि टाइमली मैनर बोले तो क्या, इफ पॉसिबल प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ना, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट में थोड़ी कंजट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी तुमको। फिर मैं
यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलना पड़ेगा कि अरे भैया पहले जो इन्फॉर्मेशन मिली थी और अभी जो मिली है वो थोड़ी डिफरेंट है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा था कि अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करोगे मैनेजमेंट के साथ ताकि तुम टाइमली मैनर में सारी ओआई ऑब्टेन कर लो। और टाइमली मैनर बोले तो क्या टाइमली, यानी प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। लेकिन मैंने क्या बताया था कि कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होगी जो कि तुमको ना मिल पाए अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। उसके लिए मैनेजमेंट से तुम लोग को क्या लेना पड़ेगा, फिर एक WRL ले लेना, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि मैनेजमेंट लिख के दे हमको कि ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद भी तुम्हारी जब जब अदर इन्फॉर्मेशन बन जाएगी हमको भेज देना। रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को टू प्रोवाइड WRL दैट फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर whenever available and prior to its issuance by the entity। भाई एनुअल रिपोर्ट अल्टीमेटली तो मैनेजमेंट को देना ही है ना, शेयर होल्डर को, TCWG को, मैनेजमेंट को। अल्टीमेटली फाइनल जो एनुअल रिपोर्ट बनेगी वो तो देना ही है। तो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट बन गई, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सब आ गया। अदर इन्फॉर्मेशन और कुछ कुछ होगी जो कि मैनेजमेंट अभी तक नहीं दी है, तो मैनेजमेंट जब एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड करने के पहले, इशू करने के पहले हमको एक बार दे देगी WRL मैनेजमेंट से, ये बात का लेना है, राइट। अब मैंने बताया था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू अदर इन्फॉर्मेशन। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, अभी मैंने बताया था। क्या तुमको पूरा चेकिंग ऑडिट करनी है क्या, क्या तुमको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है क्या, नहीं। जब तुमको चेकिंग करनी नहीं है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी, एक एक चीज से रिलेटेड एविडेंस लेना, या सिर्फ उसको रीड करना और कंसिडर करना, एक बार दिमाग में मैच करते हुए चलना। रीड करना, बस कंसिडर करना, राइट, रीड एंड कंसिडरिंग द ओआई। तो तुमको क्या करना है यहाँ पे, वी शैल रीड द ओआई, एंड जब हम पढ़ रहे हैं ओआई को तो हमको चेक करते रहना है, बीच बीच में दिमाग में चलते रहना है क्या, कि कोई एमआई तो नहीं है ना बिटवीन ओआई एंड एफएस, कोई एमआई तो नहीं है ना बिटवीन ओआई एंड एफएस। तो ये जो एमआई है, ये एमआई कैसे मिल सकती है, देखो ये पर्टिकुलरली एमआई मेरे को मिली थी सीएसआर की जो रिपोर्ट है, मैंने बताया ना, जैसे कि इंडिविजुअल एक्सपेंस के बहुत सारे चीजें दी रहेगी, ये डिवीजन है, देन अकॉर्डिंगली एक और डिवीजन है, ठीक है, ये अलग अलग सीएसआर के खर्चे हो रहे हैं बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो ये जो खर्चा है, ये जो खर्चा है, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका अलग एक टोटल मिलेगा, इसका एक अलग टोटल मिलेगा, और ये हो सकता है ये तुमको कहाँ मिल जाए, ये तुमको मिल जाए नोट्स टू अकाउंट में, ये तुमको मिल जाए नोट्स टू अकाउंट में। एक एक भाई मैंने बताया ना, जैसे सीएसआर हम लोग मोटा मोटी एलएनटी किसमें डिवाइड करती, चार खर्चों में। एक तो एफ्लुएंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह में करेगी, क्योंकि उनका खुद का एक डिवीजन भी है एफ्लुएंट एंड ट्रीटमेंट प्लांट्स। दूसरा एजुकेशन में करती है, तीसरा हॉस्पिटैलिटी वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, राइट। और चौथा मेरे को याद नहीं आ रहा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये इसी में आ जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, एंड शायद रोड कंस्ट्रक्शन या जैसा भी होगा। बट ये जो चार हेडिंग है, ये चार तुमको हो सकता है नोट्स टू अकाउंट में दिखे, और ये जो टोटल है, ये जो टोटल, ये इन्हीं के टोटल है, मान लो इसका टोटल ये है, इसका टोटल ये है। तो ये जो टोटल है और ये यहाँ पे जो दिख रहा है एफएस में, क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या, ये तुम देख सकते हो। या फिर ये पूरा का चारों का जो टोटल आया, जो एज अ सीएसआर एक्सपेंस बाहर दिख रहा है, अल्टीमेटली बाहर जो दिख रहा है सीएसआर एक्सपेंस, और जो ये सब का टोटल है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है क्या। और ये डिफरेंस मिला था हम लोग को, सीएसआर का जो टोटल एक्सपेंस एज पर सीएसआर रिपोर्ट, और जो सीएसआर का खर्चा है एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना सीएसआर एक्सपेंस दिख रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस एमआई है क्या कोई, ये देखना। तो देखो क्या बोलता है ये, क्या बोल रहा है, कंसिडर करो क्या कोई एमआई है क्या बिटवीन ओआई एंड एफएस। एज द बेसिस फॉर दिस कंसिडरेशन ऑडिटर शेल टू इवेल्युएट देयर कंसिस्टेंसी, कंपेयर सिलेक्टेड अमाउंट्स और अदर आइटम्स इन द अदर इंफॉर्मेशन। क्या है देखो, कंसिस्टेंसी अपन को चेक करनी है, एमआई नहीं होनी चाहिए, राइट, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, दैट इज व्हाट, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दोनों के बीच में, ओआई एंड एफएस। कंपेयर करना है सिलेक्टेड अमाउंट, सिलेक्टेड अमाउंट का एग्जांपल दे रहा था मैं अभी, ये वाला जो इसका टोटल है, इसका टोटल है, इसका टोटल, और सीएसआर के जो नोट्स टू अकाउंट है उसके टोटल से सिलेक्टेड अमाउंट से टैली करना, वो सिलेक्टेड अमाउंट, और अदर आइटम्स इन द अदर इंफॉर्मेशन दैट आर इंटेंडेड टू बी द सेम एज टू समराइज और टू प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल अबाउट द अमाउंट्स और अदर आइटम इन द एफएस। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से पढ़ो एक बार। कंपेयर करने अपन को सिलेक्टेड अमाउंट और अदर आइटम्स इन द ओआई, जो कि हमको लग रहा है सेम टू सेम कहां पे मिलनी चाहिए हमको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेम टू सेम हमको मिल जाएगा, आइदर समराइज फॉर्म में मिलेगा या डिटेल फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, या तो समराइज फॉर्म में मिलेगा या डिटेल फॉर्म में मिल सकता है एफएस, लेकिन सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सेम फिगर्स होना चाहिए अगर। तो ये तुमको अगर लग रहा है तो तुमको इस केस में क्या करना है,
कोई एमआई तो नहीं है ना, ये कंसिडर करना है, कोई एमआई तो नहीं है, मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। राइट, पहला पॉइंट क्लियर है। वही उसी को इलेबोरेट कर रहा हूं मैं। एमआई बिटवीन ओआई एंड एफएस को मैं क्या करना है भाई, जो सिलेक्टेड अमाउंट्स होंगे कुछ या कुछ अदर आइटम्स होंगे ओआई में, तो उसका और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे को लग रहा है कि वो सेम अमाउंट और आइटम दिखने चाहिए, आइदर इन समराइज्ड फॉर्म या फिर डिटेल्ड फॉर्म में, दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन तो उस केस में मेरे को क्या करना है, एमआई ढूंढना है और कंसिस्टेंट है कि नहीं। दूसरा दूसरा मेरे को एमआई ढूंढना है किसके बीच में, ओआई और एकेओए, ओआई एंड एकेओए के बीच में मेरे को ढूंढना है। तो अगेन यहाँ पे मेरा यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरे को रीड करना है, कंसिडर करना है ओआई, मेरे को चेक नहीं करना है, मेरे को ऑडिट नहीं करना है, मेरे को वेरीफाई नहीं करना है, मेरे को एविडेंस नहीं लेना उससे रिगार्डिंग। मेरे को बस ये ढूंढना है क्या इनकंसिस्टेंसी है, क्या कोई कंसिस्टेंसी देखना है, बस चेक करना है ओवरऑल, दोनों में मैच होना चाहिए। एंड while reading the other information you should remain alert for indications that the OI not related to the FS or the AQA appears to be materially misstated। मतलब अदर इंफॉर्मेशन ऐसी कोई है क्या जो कि एफएस में नहीं दिखेगी तुमको, या जो कि एकेओए में नहीं दिखेगी, यानी तुम्हारे नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन क्या वो मटेरियली मिसस्टेटेड है क्या, ये भी तुमको अलर्ट रहना है। जैसे कि एग्जांपल है, अभी मैं बता रहा था तुमको, सब्सक्राइबर्स नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने हैं रिलायंस जियो के, तो ये नॉन नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये एक्यूए में तो रहेगी, एफएस में नहीं हो सकता, ना हो एफएस में ना हो, तो तुमको अलर्ट रहना है कोई इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ना। क्लियर, ये तुम्हारा पहला टास्क, रीडिंग एंड कंसीडरिंग द हुआ, यही करना है तुमको मेन, ना चेकिंग करनी, ना ऑडिट करना है, ना एक्सप्रेस करना ओपिनियन तुम। अब देखो ओआई टू बी कंपेयर्ड, तो अब तुमको क्या मैंने बताया, ऐसे कुछ ओआई होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया सीएसआर खर्चा, ये तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि सेम खर्चा मेरे को कहाँ दिखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यही बोल रहे कि विच आर इंटेंडेड टू बी द सेम एज, या समराइज्ड फॉर्म में मिलेगा या डिटेल फॉर्म में मिलेगा, जैसा भी हो, डिटेल फॉर्म में हो, समराइज हो या सेम फॉर्मेट हो, सेम अमाउंट या अदर आइटम तुमको कहाँ मिल सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। तो एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिए उस आइटम के, उस अमाउंट के, क्या क्या आ सकते हैं देख लो एक बार, टेबल चार्ट्स और ग्राफ्स है जैसे कि एग्जाम्पल, या कोई डिस्क्लोजर लेवल है, डिस्क्लोजर लेवल में तुम्हारी कोई डिस्क्लोजर की गई है, तुम ग्रेटर डिटेल में डिस्क्लोज किए हो उसको, या फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में तुम्हारा ओपिनियन, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, तो ये सब बताना, टोटल रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना था 2001 में, ये सब सब क्या है मेरी ओआई कंपेयर, ओआई टू बी कंपेयर्ड। क्लियर, अब ऑडिटर का रिस्पॉन्स देखो, अभी अपन ने देखा था ना ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, पहला तो ऑब्जेक्टिव तो अपन ने कवर कर लिया, कंसिडर करना ओआई और एमआई तो नहीं है ना, बिटवीन ओआई एंड एफएसएन, बिटवीन ओआई एंड एकेओए। अब उसके बाद क्या था, रिस्पॉन्ड करना, अगर कोई एमआई है तो उसको रिस्पॉन्ड करना। तो जहां कोई एमआई दिखती है तुमको, अगर व्हेन अ एमआई अपीयर्स टू एग्जिस्ट, या फिर तुमको लग रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन ही मटेरियली मिसस्टेटेड है, तुमको लग रहा है एफएस ठीक है, ओआई में गलती है कुछ तो भी, या तुमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, तो उस केस में क्या करोगे बताओ। हाँ, मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से डिस्कशन कंसल्ट करोगे और उनको बोलोगे कि ये गलती है, इसको सुधारो, राइट। तो देखो वही सब बातें दी हुई होगी। अगर ऑल्टर आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एमआई अपीयर्स टू एग्जिस्ट, या उसको लग रहा है कि एमआई ओआई मटेरियली मिसस्टेटेड है मेरा, तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, मैटर को डिस्कस करेगा विद द मैनेजमेंट, एंड इफ नेसेसरी परफॉर्म करेगा अदर प्रोसीजर्स टू कंक्लूड, कंक्लूड क्या कंक्लूड करना उसको, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या ओआई में है क्या, या मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहीं एफएस में है क्या, या मेरा नॉलेज, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वही घपलेबाजी है, उसी में गलती है कुछ। क्लियर है, इसीलिए तो देख रहे हैं ना, अगर मेरे को एमआई मिल रहा है, अगर मेरे को मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिल रही है, तो इनकंसिस्टेंसी किस किस के बीच में हो सकती है, या तो ओआई और एफएस के बीच में, या फिर ओआई या एकेओए के बीच में। अगर ओआई और एफएस के बीच में मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, इसका मतलब एक ना एक कोई तो कोई खराब होगा ना, या तो ओआई मटेरियली मिसस्टेटेड होगा, या तो एफएस मटेरियली मिसस्टेटेड होगा। तो यही तुमको बोल रहे हैं कि हमको अब कंक्लूड करना है कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट किधर है, या एफएस में है,
या ओआई में, या हमारा ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट ही खराब। अब ऑडिटर ऑब्टेन क्या किया, यानी ऑडिटर को क्या समझ में आया, ये सब चीज करने के बाद ये तीनों में से सबसे पहली चीज कि भैया हमारा जो ओआई है वही खराब है, पर्दा ही मैला है, मतलब ओआई ही मटेरियली मिसस्टेटेड है, ओआई एग्जिस्ट जो कर रहा है अपना वो मटेरियली मिसस्टेटेड है। उस केस में ऑडिटर देखो क्या करेगा, उस स्टेट में अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा कि बताओ तुम लोग ही क्या करेगा, ओआई में अगर एमएमएस मिल गया तो मैनेजमेंट को बताएंगे भैया मैनेजमेंट करेक्ट करो। मैनेजमेंट क्या करेगी, या तो करेक्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी हाँ गलती है करेक्ट कर देगी, और या तो फिर रिफ्यूज करेगी कि ये अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं करेगी, यानी तो रिफ्यूज करेगी तो क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे, राइट। सब आता है, सब ऑलमोस्ट वही सब है। एंड देन लास्टली अगर टीसीडब्ल्यूजी से भी ना हो पाए तो अपने ओपिनियन पैरा में देखेंगे, या तो विड्रॉल का देखेंगे। तो देखो यहाँ क्या दिया, इफ या तो एग्री करेगी, तो एग्री कर ली तो अपन क्या देखेंगे कि चेक कर लो करेक्शन कर ली कि नहीं मैनेजमेंट, और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे टीसीडब्ल्यूजी को। टीसीडब्ल्यूजी को बताने के बाद भी अगर 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 करेक्शन नहीं किया जा रहा है, और ये कौन सी ओआई है, ये वैसे ओआई है जो प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन हो गए हैं, तो भाई तुम लोग लॉजिक है, सोचो ऑडिट रिपोर्ट अभी तक हुआ है क्या, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गई है क्या, ऑडिट रिपोर्ट साइन हुआ है क्या, ऑडिट रिपोर्ट बन गई क्या, नहीं। तुमको उसके पहले जो अदर इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसी में समझ में आ गया कि ओआई में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो क्या तुम अब क्या कर सकते हो, अपन क्या पढ़ रहे हैं समझ रहे हो कि नहीं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं कि भैया ओआई में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मेजर ब्रॉड हेडिंग क्या है, अभी अपन चेक किया कि ओआई और एफएस में एमआई है, ओआई और एफएस में अगर एमआई है यानी कि कोई एक में एमएमएस है, अगर एक में एमएमएस है तो अपन को समझ में आया कि ओआई में एमएमएस है, ओआई में एमएमएस है तो अपन क्या किए, मैनेजमेंट को या तो बोलेंगे कि करेक्ट कर, मैनेजमेंट या तो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी, रिजेक्ट करेगी तो टीसीडब्ल्यूजी को बताए। लेकिन अभी जो ये जो अनकरेक्टेड ओआई है ना, अनकरेक्टेड ओआई, ये वो सारे ओआई है जो कि प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाले ओआई है, मतलब हमारा ऑडिट रिपोर्ट अभी तक गई है क्या, नहीं। तो क्या हम ऑडिट रिपोर्ट में इसको देख सकते हैं क्या, ये मैटर को, अगर ओआई में एमएमएस है तो क्या कर सकते हैं अपन, ऑडिट रिपोर्ट तो अभी तक साइन नहीं हुई है, ऑडिट रिपोर्ट में डेट अभी तक नहीं किया है, समझ रहे हो ना, तो इस केस में अलग चीज हो जाएगी। और ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद जो ओआई है उसमें अगर एमएमएस है तो अलग हो जाएगा बात, ये दोनों बात इसलिए अलग अलग बाइफरकेट किए इन्होंने। तो देखो जो अपटेन अपने को प्रायर टू द डेट ऑफ ओआई, ओआई ऐसे ओआई जो कि अपने को ऑब्टेन हो चुके हैं प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो अपन को इम्प्लीकेशन कंसीडर करना, ऑडिट रिपोर्ट में क्या अपन कर सकते हैं, क्या हम अपना ओपिनियन पैरा में कुछ कर सकते हैं क्या, या टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करके कुछ होगा क्या अबाउट हाउ द ऑडिटर एड्रेस द एमआई इन द ऑडिटर्स। और अपन अभी तक ऑडिट रिपोर्ट तो इशू किए नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट तो दिए नहीं, तो अगर ये सब भी नहीं पॉसिबल हो रहा है, अगर हम इम्प्लीकेशन कंसीडर करने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत बड़ा मिसस्टेटमेंट है ओआई में, तो जहां पॉसिबल हो, जहां possible हो, तो विड्रॉल की बात आती है। बताओ अभी, अब जो ओआई में एमएमएस है और जो कि अनकरेक्टेड है, वो ऐसे ओआई है जो ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाले ओआई है, तो अभी क्या करें सोचो। अब मैनेजमेंट वगैरह को करेक्ट करके बोलने का है क्या मतलब, अभी भी तो बोलना तो पड़ेगा ही ना एक बार कुछ भी करने से पहले, तो ओआई को करेक्ट करने बोलेंगे, अगर ओआई करेक्ट कर दी तो वेल एंड गुड, बढ़िया बल्ले बल्ले, अगर ओआई नहीं करेक्ट करती है तो बताओ मेरे को कौन सा ऐसे ध्यान में आ रहा है तुमको, कौन से ऐसे की प्रोसीजर लग सकती है, क्या पूछा मैं, हाँ कौन से ऐसे की रिक्वायरमेंट लग रही है तुमको, ऑडिट रिपोर्ट के आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट तुमको ओआई मिला है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट तुमको मिला है अदर इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा लगना चाहिए, बोलो। After the date of audit report, but before issuing वाला कुछ था ना। तो कौन सा ऐसे था वो, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर इशूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे, अच्छा नाम क्या था वो तो बताओ, नंबर नहीं था तो,
नाम क्या था? बिल्कुल रिवीजन नहीं हो रहा है ये तो मैंने। हाँ, matters found after ऐसे का नाम क्या था? सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ऐसे 560। कैसे रिवाइज कराए अपन? ठीक है, रिवीजन चालू करो भाई। तो मैं क्या बोल रहा था कि या तो ये वाला जो एमएमएस मिला है अपन को, कहाँ मिला है? ओआई में। और ये कौन सा ओआई है? वैसे ओआई जो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन हुए, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाले। तो इस केस में या तो करेक्टेड है तो वेल एंड गुड, जैसी प्रोसीजर नेसेसरी परफॉर्म करनी वैसी कर लोगे। अगर करेक्टेड नहीं है तो तुमको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, कंसिडरिंग ऑडिटर की क्या लीगल राइट है, क्या ऑब्लिगेशन है। ऑडिटर का ऑब्लिगेशन बन जाएगा हो सकता है कि अदर इन्फॉर्मेशन में जो एमएमएस है, क्या वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास जा चुकी है क्या? अगर जा चुकी है तो क्या करने का है, अगर नहीं गई है तो कैसे रोकने का है, तो हमारी क्या राइट्स है, हमारा क्या ऑब्लिगेशन है, ये सब सोच समझ के। और कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अगर, तो उसको प्रॉपरली यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नॉलेज में लेके आने का, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या बोला मैंने वापस से एक बार? ओआई, ओआई में क्या है? एमएमएस है। अपन चेक किए ओआई और एफएस में एमआई है। तो अपन देखे कि एमएमएस होगा या तो ओआई में या तो एफएस में। अभी अपन क्या बोल रहे हैं? ओआई में एफएस है। अगर ओआई में अगर एफएस है तो फिर तो सबसे पहले मैनेजमेंट को करेक्ट करने के लिए बोलेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे करेक्ट करने। मैनेजमेंट अगर नहीं मानती है, या तो मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगी तो वी के, अगर मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर ली करेक्शन करने के लिए तो क्या करेंगे? तो मैनेजमेंट ने जो करेक्शन किया उसको चेक करना है। मैनेजमेंट ने जो करेक्शन किया उसको चेक करोगे एडिक्वेट करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है तो फिर रिक्वेस्ट करोगे किसको? टीसीडब्ल्यूजी को करेक्ट करने के लिए। फिर ये जो ओआई में एमएमएस है, ये ओआई हो सकती है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट हो। तो प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट है, मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट अभी तक इशू नहीं की गई है, साइन नहीं हुआ है। यानी कि हम अपने ऑडिट रिपोर्ट में भी इसका इंप्लीकेशन डाल सकते हैं, मॉडिफाई वगैरह कुछ भी जो करना है तुम कर सकते हो। राइट, यस और नो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने की बात कर, या या फिर तुम चाहो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। दूसरा केस, अगर ओआई में एमएमएस है और वो जो ओआई है वो ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट है, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो अगेन करेक्शन के लिए तो बोलोगे ही, करेक्शन अगर हो गया तो वेल एंड गुड। अगर करेक्शन नहीं होता है तो उस केस में अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग, एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और यहाँ पे रेलेवेंट वही आएगा ना, ऐसे 560। अब अगर दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा है अगर एमएमएस एफएस में एमएमएस है। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे? ओआई में एमएमएस है। अभी अपन अब देखे कि भैया ओआई और एफएस में एमआई तो है, लेकिन एमएमएस किस में है? ओआई में है या एफएस में? तो अभी अपन को समझ में है किस में एफएमएस है, एफएस में। या फिर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी खराब है, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट्स एनवायरनमेंट खराब है। तो इस केस में ऑडिटर कंक्लूड करते हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, या फिर ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ही खराब है। ऑडिटर का जो नॉलेज है, ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग मतलब वही बात हो गई तुम्हारी क्या, एकेओए, ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट, नॉलेज जो उसका है वो गलत है। एंड उसके एनवायरमेंट के बारे में भी, एंटिटी और उसके एनवायरमेंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है एक्यूए ऑडिटर के पास, वो गलत है अगर, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अपडेट करना पड़ेगा, सिंपल। एफएस में गलती हो या एक्यूए में गलती हो, तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको अपडेट ठीक करना पड़ेगा। ऑडिटर देन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड इन अकॉर्डेंस विद अदर एसे। और अगेन यहाँ पे अदर एसे कौन सा आएगा? एसे 560 आना चाहिए मोटा मोटा। देखो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये एमटीपी नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो? नहीं तो उसको मिल गया ना, मटेरियली मिसस्टेटेड टू द ऑडिटर एंड आल्सो रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट टू, ये वाला बोल रहे हो ना? उसमें उसको क्या मिल गया है? ओवाई मटेरियल मिसस्टेटेड है। तब तो फिर उसको अगर ओवाई समझ में आ गया कि एमएमएस है उसमें, तब तो उससे रिलेटेड फिर वो देखेगा ना, करेगा कि क्या गलत है, क्या सही होना क्या चाहिए।
उसके बाद तो ठीक है, पहले तुमको ओआई से ऑडिट एविडेंस, ओआई की ऑडिट एविडेंस नीचे, ओआई में अगर एमएमएस मिल गया मतलब या तो अब तो तुमको देखना पड़ेगा ना, पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा कि भाई एफएस में ये फिगर है तो ओआई में ये फिगर क्यों है, सही फिगर कौन सी है, एफएस वाली है या ओआई में, एमएमएस में एमएमएस मिला यानी ओआई गलत ही फिगर होगी, तो सही फिगर क्या है फिर, एफएस वाली सही फिगर है ना, प्रॉपर उसकी रिगार्डिंग वो चेक करना चाह रहा है, तो इससे लिए वो एविडेंस मांग रहा है। तो यार लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म टू हाउ टू रिस्पॉन्ड टू डेट एमएमएस ऑफ ओआई ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, तो तुम्हारा क्या आंसर आएगा, ये वाला आंसर तो आएगा ही आएगा, प्लस ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाला भी लिखोगे। ठीक है, आंसर देखो क्या लिखा है मैंने, वही वाला। एंड व्हाट विल बी आंसर इन केस ही कंक्लूड द सेम आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाला भी आ जाएगा ये सेम आंसर, तो पूरा का पूरा ओवरऑल पूरे ये टॉपिक ही आ जाएगा आंसर में, फिर वो पूछा ही वैसा है केस क्वेश्चन। क्लियर? अब आ जाओ रिपोर्टिंग पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग पार्ट। अभी तक कोई डाउट है कि एक बार रिव्यू कर लो फटाक से, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ क्या है लिखा, बहुत सिंपल है ऐसे, तो एक बार रिव्यू कर लो लेकिन फटाक से, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है क्योंकि ये। अभी देखो रिपोर्टिंग में आ जाओ, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग में क्या बोलता है, ये रिपोर्टिंग कहाँ करनी है अपन को, ओआई पैरा में, राइट। हेडिंग ओआई पैरा अपनी कौन से नंबर पे आती है, 7th नंबर पे, अभी देखे थे। तो ओआई में अब क्या क्या रिपोर्ट करोगे अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, सबसे पहले तो बोलता है कि भाई एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एट द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट अपन को अगर लिस्टेड एंटिटी है, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो या तो हमको या तो अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, हमको या तो अदर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है टिल द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड वी एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फर्दर मोर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, जो अगर कुछ छूट गया है तो, मतलब कि लिस्टेड एंटिटी के केस में तुमको सारी इंफॉर्मेशन लेनी ही है अल्टीमेटली, या तो एट द ऑडिट रिपोर्ट डेट तक जितनी मिल गई वो भी, प्लस तुमको रिपोर्ट क्या करना है, कौन कौन सी अदर इंफॉर्मेशन यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, बाद में किन कौन कौन सी है। लेकिन अनलिस्टेड के केस में देखो, ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सम और ऑल ऑफ द ओआई, मतलब अनलिस्टेड के केस में तुमको क्या रिपोर्टिंग करनी है कि हमको जो जो ओआई मिल गई वो, जो जो ओआई नहीं मिली और यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट वो नहीं बोल रहा है, तुमको जो जो मिल गई व्हाट अदर इंफॉर्मेशन हैव यू ऑब्टेन। तो ये जो ओआई सेक्शन है इसमें इंक्लूड क्या करेंगे अपन, ओआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अपनी या मैनेजमेंट की, ओआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, अपनी या मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो बताओगे ना ओआई सेक्शन में कि भैया ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, किसकी है, मैनेजमेंट की। और तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से ओआई तुमको मिल गए हैं, कौन कौन से ओआई तुमको मिल गए हैं, और पर्टिकुलरली लिस्टेड एंटिटी के केस में कौन कौन से ओआई तुमको और बचे हैं मिलने, और कौन कौन से बचे मिलने, क्यों बचे, बचे वाली बात यहाँ लिस्टेड में आ रही है, बाकी में नहीं, क्यों, क्योंकि लिस्टेड में हमको बताना है कि ओआई कौन कौन से मिल गए एट द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एंड हाउ मच फर्दर ओआई यू एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। क्लियर है? आइडेंटिफाई क्या करना है तुमको, कौन कौन से ओआई तुमको मिल गए, OI that you have obtained by the auditor prior to the date of auditor's report, and for an audit of financial statement of the listed entity OI, if any you expect to be obtained after the date of auditor's report. listed entity केस में तुमको मिल गए वो तो है ही है, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि और फर्दर मिल जाएंगे वो भी तुमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताना है। फिर क्या हम OI पे ओपिनियन दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे, तो ये भी बताओगे भाई, जैसे नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करते हो ना, ऑडिट रिपोर्ट में बताते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ओपिनियन दे रहे हैं, एक्सप्रेस करें कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे कि नहीं, वैसे ही ओआई के बारे में बताओगे, ओआई किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की, ओआई पे हमारा कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है, हमारा काम क्या है ओआई में ये बताओगे, क्या करना काम है हमारा, रीड करना और कंसिडर करना ओआई, क्या कोई एमआई है क्या बिटवीन ओआई एंड एफएस, या क्या कोई एमआई है क्या बिटवीन ओआई एंड एकेओए, तो यही सब बातें बतानी है तुमको। स्टेटमेंट बताओगे कि हमारा ओपिनियन डज नॉट कवर ओआई, एंड ऑडिटर डू नॉट गिव or do not express an opinion
और एनी फॉर्म ऑफ अश्योरेंस कंक्लूजन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दोगे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रीड करना, कंसिडर करना, रिपोर्टिंग करना, बस। एंड फर्दर मोर जब OI हैज बीन ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो आइदर अ स्टेटमेंट दैट द ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, यानी कि अपन को OI मिल गया प्रायर टू द ऑडिटर रिपोर्ट और OI में कोई MMS नहीं है, इसका मतलब क्या है, OI में नो MMS, तो हम बता देंगे कि कोई रिपोर्टिंग करने चीज है नहीं बात। और अगर ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज एन MMS इन दी OI, अगर OI में MMS है और ये MMS करेक्ट नहीं किया हुआ है अभी भी, भाई ये देखो फर्स्ट वाला केस कब होगा, पहला वाला केस रिपोर्ट कब करोगे, वेयर OI में नो MMS, या फिर OI में MMS है बट करेक्टेड। लेकिन अगर करेक्टेड नहीं होता है, अनकरेक्टेड MMS है बचा हुआ अभी भी, then a statement that describes the uncorrected MMS in the OI। नीचे का एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और मैंने क्या आंसर लिखा है, आईसीए का क्या आंसर है ये देखो एक बार। ये मेरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, मेरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2020 में। सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, Chartered accountant have been appointed state auditor for MAP Limited for the financial year 1920. Audit team has completed the audit and is in the process of preparing audit report management of the company and also prepared draft annual report भी बना लिया इन लोगों ने। Auditor in charge was going through the draft annual report. Draft annual report में तुमको दिखेगा माडा, chairman's report, बहुत सारे अलग अलग CSR report, and observe क्या किया उसने कि company has included an item in its annual report indicating downward trend in market price of key commodities raw material। तो ये तो material information है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, तुम्हारी जो प्राइस है वो नीचे जाते जा रही है। हाउएवर एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी एज रिपोर्टेड इन द एफएस हैज गॉन इन द रिवर्स डायरेक्शन, मतलब बढ़ना चाहिए था तो कम हो रही है। ऑडिट मैनेजर डिस्कस दिस इशू विद पार्टनर ऑफ द फर्म, मैं जो मैनेजर राइट मैं पार्टनर के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे कैसे हो रहा है। एंड मेरा पार्टनर क्या बोल रहा है, पार्टनर मेरे को रिप्लाई करता है कि भैया ऑडिटर तुम ये सब बातों से मतलब मत रखो, तुम्हारा काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन देखो, क्या ओपिनियन तुमको एक्सप्रेस करनी, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे कि नहीं दे रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई करो, ये सब कहाँ जा जाके देख रहे हो तुम, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। ऑडिटर्स आर नॉट टू कवर विद सच डिस्क्लोजर मेड बाय द मैनेजमेंट इन इट्स एनुअल रिपोर्ट, तुमको ये सब डिस्क्लोजर से रिलेटेड तुमको माथापच्ची नहीं करनी है, इट बीइंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। डू यू थिंक दैट द पार्टनर इज करेक्ट इन हिज अप्रोच ऑन दिस इशू, डिस्कस विद रेफरेंस टू रेलेवेंट ऐसे, ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है विथ रिगार्ड टू रिपोर्टिंग। ये मेरे रिपोर्टिंग की बात बोल दिया था पर्टिकुलरली, देयरफॉर आई थॉट की रिपोर्टिंग आनी चाहिए, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट। अगर तुमको कुछ भी दिख रही है यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ओआई में अगर कोई एमएमएस है या एमएमएस में ओआई नहीं है, या एटलीस्ट ये तो बताओगे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, और पर्टिकुलरली ये बातें इतना तो बताना चाहिए रिपोर्टिंग के केस में। रिपोर्टिंग इन्होंने नहीं डाला, इन्होंने क्या डाला था, इन्होंने ये वाला पैरा डाला, ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या देगा जब ऑडिटर कंक्लूड करते हैं कि एमएमएस है ऑफ द ओआई एग्जिस्ट, ये वाला ऊपर, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, ये वाला। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट एमएमएस ऑफ द ओआई एग्जिस्ट, ये वाला पॉइंट, देन ऑडिटर क्या क्या करेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को करेक्ट करने बोलने के लिए, मैनेजमेंट या तो एग्री करेगी या तो रिफ्यूज करेगी, ठीक है, यहां तक ये वाला पॉइंट, ये वाला है आंसर। और रिपोर्टिंग भी आना चाहिए बट रिपोर्टिंग नहीं, क्लियर, सिंपल है, इजी टू आइडेंटिफाई। ऐसे 720 के क्वेश्चन, 720 क्वेश्चन में तुमको समझ में आ जाएगा क्या बातें चल रही है, एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड बातें चल रही है, मार्डा रिपोर्ट, सीएसआर रिपोर्ट, चेयरमैन रिपोर्ट, इससे रिलेटेड कुछ बातें चल रही क्या, या फिर डायरेक्ट सीधा ये यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स ऑफ अमाउंट्स और अदर आइटम डेट मे बी इंक्लूडेड इन द ओआई, और ये एग्जाम्पल एज इट इज 5 नंबर के लिए पूछा है नवंबर 19 में, एग्जाम क्वेश्चन है, बताओ एग्जाम्पल्स। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल दिए अमाउंट के या अदर आइटम के, जो कि अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। एक बार ये एग्जांपल अपन चेक कर लेते हैं, देन ये लास्ट वाला टॉपिक लॉ रेगुलेशन तो नॉर्मल है, जैसा अपना नॉर्मली होता है वैसे ही तुमको इसमें भी करना है, लॉ रेगुलेशन के अगर तुमको कुछ बोलता है तो। एग्जांपल्स देखो क्या बोल रहे हैं, समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट सच एज नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, तो ये तुमको मिलते हैं ना, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स जाते हैं तुम्हारे, क्वार्टरली रिजल्ट्स अपलोड किए जाते हैं ऑफ द एंटिटी, ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन पर्टिकुलर,
तो इसी की बात कर रहे हैं, समरी और उसकी समरी भी जाती की फाइनेंशियल रिजल्ट, नेट इनकम, ईपीएस कितना है, डिविडेंड कितना बांटा कंपनी ने, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है, परचेज कितना किया है, माल कितना खरीदा, रेवेन्यू एक्सपेंस कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा सच एज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितना है, कंटिन्यूइंग जो एरिया था, जो उनका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, सेगमेंट वाइज बाइफर्केशन, प्रोडक्ट वाइज बाइफर्केशन, ये सब क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा तुमको, ये सारी बातें ये सब मिलेगी ना अदर इन्फॉर्मेशन में। अभी अपन देख नहीं रहे थे क्या, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग मिल रहा था तुमको, ज्योग्राफी वाइज भी अलग अलग मिल जाएगा, सेंट्रल रीजन कितना, ईस्ट कितना, वेस्ट कितना, नॉर्थ कितना, स्पेशल आइटम सच एज एसेट डिस्पोजिशन, लिटिगेशन प्रोविजन कितना है, एसेट इंपेयरमेंट, ये सब एसेट इंपेयरमेंट क्यों किया गया, क्या कंडीशन थी जिसके कारण एसेट को इंपेयरमेंट किया गया, लिटिगेशन से रिलेटेड क्या हम हार रहे क्या जिसके कारण प्रोविजन बनाया गया, क्यों इसको कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं प्रोविजन बनाया गया, ये सब स्पेशल आइटम है। एनवायरमेंटल रेमिडिएशन प्रोविजन, क्या तुम ऐसा कोई चीज कर रहे हो क्या जिसके कारण एनवायरमेंटल को हार्म पहुंचा रहे हो, और अगर पहुंचा रहे हो तो हो सकता है 10 साल बाद तुमको कुछ रिस्टोर करना पड़े एनवायरमेंट को, तो जो 10 साल बाद तुम्हारा जो रिस्टोरेशन एक्सपेंस होगा वो तुम आज ही उसको पुल करोगे एट अ पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट, एंड उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करोगे एज अ प्रोविजन। इसको अपन बोलते हैं प्रोविजन फॉर ड्रॉल, डी रिकॉग्निशन के लिए जो प्रोविजन करते हो, या इन्वायरमेंटल का तुम कुछ हानि पहुंचा रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन बनाए, रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, लिक्विडिटी, कैपिटल सोर्स इन्फॉर्मेशन सब बताना, कैश कितना, कैश इक्विवेलेंट कितना, मार्केटेबिलिटी कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है, डेट, कैपिटल लीज, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन क्या क्या है हमारा, सेगमेंट वाइज डिवीजन वाइज कैपिटल स्ट्रक्चर डिवाइड करना कि ये जो हमारा डेट और इक्विटी है, तो डेट और इक्विटी का जो भी मिक्स है वो सेगमेंट वाइज क्या क्या मिक्स है अलग अलग। ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट ऑफ कोर्स ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक तुम्हारा ट्रांचेस में डिवाइड कर देते अपन, जो तुम्हारे ऑलरेडी लोन दिए गए हैं, और फिर वो लोन को अपन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके वो सर्टिफिकेट को फिर से इशू करते हैं ताकि हमारे पास वो लोन पैसे में कन्वर्ट हो जाए। ये ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन है, बैंकिंग ऑडिट वाले चैप्टर में पढ़े होंगे तुम लोग, राइट। अमाउंट्स इन्वॉल्व इन गारंटीज, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, लीगल, इन्वायरमेंटल क्लेम, ये सब तुमको मिल जाएंगे एग्जाम्पल। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, अमाउंट्स के। अदर आइटम के एग्जाम्पल देखो, अदर आइटम मतलब कुछ एकदम इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट या रिलेटेड अजम्पशन तुमने कोई लिया है, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, आरपी की ट्रांजेक्शन, एंटिटी की पॉलिसीज, मैनेज कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज, ये सब सब सब, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एसएफएम से रिलेटेड, ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट हो गया अगेन, गारंटी हो गई, इंडेमनिफिकेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, लिटिगेशन क्लेम, लाइबिलिटी, अदर कंटीजेंसीज, ये सब तुम्हारे किसके एग्जांपल है, अदर आइटम्स के। एक बार गो थ्रू कर लो तो अपना ऐसे 720 हो जाता है पूरा। नेक्स्ट अपन आएंगे इसके बाद 705 में।